हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। जो प्रश्न है ये टॉप मोस्ट 8 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में कहा गया है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा में वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है। इसका उत्तर है, बालक भोलानाथ का पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण में आता है। इसका कारण यह है कि उसे माँ की गोद में सुरक्षा एवं शांति का अनुभव होता है। एक बार जब वह सांप के भय से गिरता पड़ता घर पहुंचता है तो उसके पैरों का तलवा कांटों से छलनी हो चुका था। ऐसी दशा में वह पिता के पास न जाकर माँ की गोद में जाकर समा जाता है। हमारे विचार से इसकी एक वजह हो सकती है कि वह माँ के अंदर की छाया में स्वयं को अधिक सुरक्षित समझता है। वैसे भी बच्चे माँ के साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं। मतलब बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वह पिता के पास न जाकर माता के पास जाता है। प्रश्न नंबर 2, माता का आंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। आप ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर पाते हैं। इसका उत्तर है, माता का आंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने वहाँ की जीवन शैली के बारे में भी बताया है कि गांव के जीवन में लोगों में आत्मीयता की भावना पाई जाती है। वहाँ के लोग प्रकृति के निकट रहते हैं, वे कृत्रिम दिखावटी जीवन नहीं जीते। वहाँ के बच्चों के खेल भी सहज होते हैं। वे ग्रामीण परिवेश में उपलब्ध चीज़ों से ही खेलते हैं। उनका माता पिता के साथ गहरा लगाव होता है। वे संयुक्त परिवार में रहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, माता के आंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है। क्या यह उचित है। उत्तर है, भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना पशु पक्षियों के प्रति बच्चों की शरारती मनोवृत्ति का परिचायक है। इसे बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। पशु पक्षियों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उनके भोजन तथा इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को जीवों पर दया करने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के शरारती कामों में कई बार उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। आगे प्रश्न नंबर 4, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को रहस्यमय और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात्रि के समय आसमान जैसे उल्टा प्रतीत हो रहा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। पूरे वातावरण का जादू लेखिका पर छाता जा रहा था। प्रश्न नंबर 5, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। उत्तर है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि गंतोक में रहने वाले लोगों ने बहुत मेहनत करके इस शहर को इतना सुंदर बनाया है कि यह बादशाहों वाला शहर प्रतीत होता है। यहाँ प्रकृति ने तो अपना अतुल्य सौंदर्य बिखेरा है। इसके साथ साथ गंतोक के निवासियों ने अपने परिश्रम और सूझबूझ से इस शहर का स्वरूप प्रदान किया है। वस्तुतः यहाँ के निवासी ही यहाँ के बादशाह हैं। प्रश्न नंबर 6, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहरना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। लेखिका ने गैंगटॉक से थोमथांग की ओर जाते हुए जब वहाँ श्वेत रंगीन पताकाएं फहराती हुई देखी तो उन्हें श्वेत पताकाओं के बारे में बताया गया
कि ये बौद्ध पताकाएं हैं, ये शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। उन्हें उतारा नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं और रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने का संकेत करती हैं। मतलब जो 108 पताकाएं, श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, वे पताकाएं तो किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं, और जो रंगीन पताकाएं होती हैं ये किसी शुभ अवसर पर फहराई जाती हैं। ये मतलब नए कार्य का शुरू होने का संकेत करती हैं। प्रश्न नंबर 7, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? उत्तर है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः तथा बाह्य दोनों दबाव का ही परिणाम है। लेखक एक संवेदनशील कवि है। वह हिरोशिमा की दशा देखकर इतना द्रवित हो गया कि वह इस कविता को लिखने से स्वयं को नहीं रोक पाया। उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति ने कविता का रूप धारण कर लिया। यह उसका अंतः दबाव था जो संवेदना का हिस्सा बना। लेखक विज्ञान का विद्यार्थी रहा है। उस पर हिरोशिमा की घटना का वर्णन करने का बाह्य दबाव भी था और इससे संबंधित एक कविता का दबाव भी था। मतलब इसमें कहा है कि इसमें लेखक के ऊपर दोनों दबाव था, बाह्य दबाव भी और आंतरिक दबाव भी। तो लेखक के ऊपर हिरोशिमा की घटना का जब वर्णन हुआ तो उसको देखकर उसके ऊपर बाह्य दबाव बन गया, और जब उन्होंने कविता लिखी तो वह उससे संबंधित दबाव था। प्रश्न नंबर 8, लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला तो उसे क्या अनुभूति हुई? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला तब वह हिरोशिमा भी गया और उस अस्पताल को भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार की आंखों के सामने घटित नहीं हुआ और जिसका अनुभव नहीं किया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। कृतिका से 8 प्रश्न किए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो एक तैयार किया है ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।